हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करें बेटा अपना न्यू टॉपिक। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। तो बोर्स मॉडल सबसे पहले इससे हमने कौन सा देखा था? थॉमसन मॉडल। फिर किसके बारे में हमने सुना था बेटा? नेक्स्ट इज रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल की क्या डिसएडवांटेज रह गई थी कि ही हैज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। उसने एटम की स्टेबिलिटी नहीं बताई थी। उसने क्या बताया था? एटम कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता रहेगा और वह एनर्जी रेडिएट करेगा तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये बात उसकी डिसएडवांटेज थी उसकी। अब बोर्स ने इसके बारे में क्या अपने व्यूज दिए चल हम देखते हैं। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। सबसे पहले बोर्स ने क्या कहा था कि ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स, कुछ ही ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इन एन एटम। मान लो ये एटम है, इस एटम के अंदर केवल कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स, स्पेशल ऑर्बिट्स बोलते हैं जिनको हम बोल सकते हैं स्पेशल ऑर्बिट्स को क्या बोल रहे हैं? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। क्या नाम किया था उनको? डिस्क्रीट ऑर्बिट्स। एटम के अंदर कुछ स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट ही अलाउड है। ओके। दूसरा उसने क्या बताया था कि जब एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। अब उसने बताया था जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते। तो इसने क्या बताया था? जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, ये मैं इसको फिल कर देती हूँ, देखो यहाँ पे न्यूक्लियस है और मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इस पाथ पे ऐसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इसने क्या बताया था? व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी। तो क्या बताया था इसने? नॉट रेडिएट एनर्जी। तो उसने क्या बताया था बेटा? व्हेन दे आर ऑर्बिटिंग, इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ के ऊपर जब ये ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये एनर्जी रेडिएट नहीं करते। लेकिन उसने क्या कहा था रदरफोर्ड ने कि एनर्जी रेडिएट करता है, बट इसने ये बता दी, ये बातें इसकी कंप्लीट यहाँ पे प्रूफ हो चुकी है। अब देखो तीसरा उसने बताया था यहाँ पे कि इन जो ये स्पेशल जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स है इनको एनर्जी लेवल्स भी कह सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस इज न्यूक्लियस। अब यहाँ पे ये ठीक है। तो इसने क्या कहा था स्टूडेंट्स कि न्यूक्लियस के बाहर ये जहां पे भी इलेक्ट्रॉन अपने पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है तो ये इस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, ये इस पाथ पे रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये इस पाथ पे। तो ये जो डिफरेंट ये इसको ये सब क्या है बेटा? इनको इसने कहा था एनर्जी लेवल्स। ये क्या है? एनर्जी लेवल्स। या इनको इसने न्यूक्लियस के पास जो सबसे फर्स्ट है उसको रिप्रेजेंट किया था के से भी रिप्रेजेंट किया था। इसने इनको कहा था ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स ये दिख रहे हैं ना आपको, दिस वन, ये सारे क्या है? इनको ऑर्बिट्स भी कहा था। ऑर्बिट और शेल। क्या कहा था स्टूडेंट? इनको ऑर्बिट भी कहा था। आप इनको ऑर्बिट भी कह सकते हो या शेल भी कह सकते हो। इसको हम कह सकते हैं के शेल, इसको एल, ये एम, ये एन। इस तरीके से डिफरेंट क्या है? ये शेल्स है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, या इसको एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे ये एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग ये है N1 फर्स्ट, ये क्या है? N2। आप इसको एनर्जी लेवल्स को N से भी डिनोट करके N2, ये क्या है स्टूडेंट्स? N3, ये क्या हो गया? N4। समझ आ गया? इनको हम N से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनको हम K से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट हमेशा कहां से होगा?
न्यूक्लियस के फर्स्ट से। न्यूक्लियस के पास जो सबसे पास में जो इलेक्ट्रॉन स्पेशल पाथ पे जो रिवॉल्व कर रहे हैं, उनको हम उस पाथ वाले को, उस ऑर्बिट को या उस शेल को हम बोलेंगे के शेल। इसको यहां से के शेल शुरू नहीं कर सकते। के शेल कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। के नेक्स्ट वाला एन, उससे नेक्स्ट क्या हो गया? के एल एम एन। समझ आ गया? तो इस तरीके से वेरियस नंबर ऑफ शेल्स या N1, N2, N3, N4, इनको ऑर्बिट्स बोल दो, डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोल सकते हो, एनर्जी लेवल्स भी बोल सकते हो, या फिर इनको शेल्स भी बोल सकते हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये नंबर ऑफ क्या हुए? शेल्स। अब देखो, तो ये बोर्स का मॉडल था। बोर ने अपने मॉडल में कहा था कि सर्टेन ऑर्बिट्स, जो सर्टेन ओनली स्पेशल ऑर्बिट्स, जिनको उसने क्या कहा था? स्पेशल ऑर्बिट को डिस्क्रीट ऑर्बिट्स आर अलाउड इन एन एटम। एटम के अंदर केवल स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ही अलाउड है। ये भी स्पेशल डिस्क्रीट ऑर्बिट्स यही अलाउड है। और दूसरी चीज इसमें कहा था कि जब अपने ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स या अपने शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो दे डू नॉट रेडिएट एनर्जी, वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी। तो ये था बोर के बारे में पूरा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं न्यूट्रॉन्स का। ये तो क्लियर हो गया सभी को? ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम, दैट इज अबाउट न्यूट्रॉन। अच्छा, इसको जो नील बोर्स है, बोर्स मॉडल जो क्या है, नील बोर को 1922 में इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे वर्क किया था इसने। इसके लिए इसको नोबेल प्राइज मिला था 1922 में। किसको? नील बोर्स को। अब देखो, इसने, नील बोर्स ने और इसके साथ बरी, एक साइंटिस्ट और था, इन दोनों ने मिलकर बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वो अपना नेक्स्ट टॉपिक बाद में लेते हैं। पहले से पहले एक बार चैडविक ने जो थर्ड पार्टिकल के बारे में बताया था, वो क्या था? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी स्टूडेंट्स? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक। क्या था? चैडविक। ये वॉच की शायद तुम्हारी है, इसको इसे क्लोज करो। ओके। सो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी स्टूडेंट्स? चैडविक। न्यूट्रॉन को किससे डिनोट किया था? एन। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज होता है? नो, कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज है? नेगेटिव। प्रोटॉन्स में कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन का जो मास है वो नियरली न्यूट्रॉन का मास नियर अबाउट प्रोटॉन्स के, एग्जैक्टली नियर अबाउट उन दोनों का मास होता है। जितना मास न्यूट्रॉन का होता है, नियरली उसका मास प्रोटॉन्स के मास के बराबर ही होता है। इन दोनों का, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का मास टुगेदर, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन्स टुगेदर मिलकर किसका मास बनता है? मास ऑफ द एटम। किसका मास बन गया? एटम। तो आप क्या कह सकते हो इसको? एटॉमिक मास। एटम का मास किसके अंदर रिसाइड होता है? कल हमने उसमें पढ़ा था ना, रदरफोर्ड के अंदर। तो उसमें एटम का मास उसने प्रूव करके बताया था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं सेंटर में। तो देखो, जितने न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, इनका सम जो होगा वो क्या बन जाएगा? उस एटम का मास हो जाता है। तो एटम का मास किसके अंदर रिसाइड होता है? कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। सो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या हो गया मिलके? द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। समझ आ गया? अब आ जाओ, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ थे, थॉमसन ने अपना बता दिया, रदरफोर्ड ने बता दिया, बोर ने बताया। लेकिन फिर बोर और बरी, बोर ने और दूसरा साइंटिस्ट कौन था? बरी, BURRY। बोर और बरी ने बेटा दोनों ने मिलके, यहाँ पे एक ही आ, बोर और बरी, इन दोनों ने मिलकर क्या बताया था? हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एटम। यही टॉपिक है,
हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स या शेल। एक शेल है, मान लीजिए फर्स्ट शेल हो गया, या ये सेकंड शेल है, या ये थर्ड शेल है, तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। फर्स्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे हमें पता चल गया, इसको के शेल का है, इसको एल शेल का है, ठीक है, इसको एल। लेकिन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखना है कि इन ऑर्बिट्स में, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो उसने 3 जो मेन बातें कही थी वो ध्यान से सुनो। व्हाट आर दे? पहला उसने कहा था जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने फॉर्मूला दिया था, व्हाट इज द फॉर्मूला? 2n²। n क्या था? नंबर ऑफ एनर्जी शेल्स, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल। तो देखो फर्स्ट शेल के अंदर जो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास, ये हो गया मेरा फर्स्ट शेल, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो यहाँ पे देखो n की जगह पे मैंने रखा है 1, n की जगह पे 1, स्क्वायर का स्क्वायर 2 से 2 एज इट इज फॉर्मूले को मैंने रख दिया। तो कितने आ गया बेटा? 2। यानी फर्स्ट शेल के अंदर जो न्यूक्लियस के पास जो सबसे फर्स्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन गिरा और एक इलेक्ट्रॉन पे क्या रख सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए 2। दूसरा देखो सेकंड में, यहाँ पे मैं 2 रखती हूँ तो कितना आएगा? 8। ऐसे 3 होगा तो कितना आएगा? 18। ऐसे 4 कितना आएगा? 32। तो इस तरीके से हमें पता चल जाता है कि जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर मैक्सिमम इतने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आएंगे। सो फर्स्ट शेल यानी के शेल अगर पूछे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर एकोमोडेटेड इन के शेल, क्योंकि फर्स्ट शेल कौन सा होता है? के। तो के अंदर कितने आ गए? 2। ऐसे पूछ सकते हैं सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 8। तो सेकंड शेल कौन सा हो गया? एल। तो इस तरीके से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने एकोमोडेट हो सकते हैं वो हमें इस फॉर्मूले से पता चलता है। अच्छा, दूसरी कंडीशन इसने ये बताई थी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि आउटर मोस्ट में जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा, ठीक है, उसमें 1 से 8 मतलब 1 से 8 तक के बीच में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। आउटर मोस्ट जो भी शेल है चाहे उसमें कंडीशन कुछ भी हो, मान लो थर्ड में आउटर मोस्ट में 18 आ सकते हैं, ये मैं एग्जांपल लेके बाद में समझाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो जो भी आउटर मोस्ट शेल होगा, मान लो सोडियम है तो सोडियम का 11 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक नंबर 281, तो देखो 1 2 3 ये हो गया ना आउटर मोस्ट वाला शेल। तो आउटर मोस्ट में कितने आ सकते हैं? केवल 1 2 3 4 5 6 7 8, बस 8 से अबव इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर हम फिल नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन क्या बताया था डिस्ट्रीब्यूशन में? उसने ये बताया था कि एक अगर वो आउटर मोस्ट है तो उसमें 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं हो सकते, 1 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ओनली मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें रख सकते हैं? 8। थर्ड जो कहा था उसने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन का हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जब तक फर्स्ट शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाते हैं तब तक हम सेकंड शेल की तरफ मूव नहीं करेंगे। जब तक सेकंड शेल फिल नहीं हो जाएगा तब तक हम थर्ड शेल की तरफ मूव नहीं करेंगे। ऐसे ही कि पहले मैंने फर्स्ट शेल में जैसे मान लो ये न्यूक्लियस हो गया, तो यहाँ फर्स्ट शेल में मैंने अगर टोटल मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैंने यहाँ पर 1 रख दिया और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स लगा दिए। नहीं, फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो पहले हम 2 इलेक्ट्रॉन फिल करके फिर नेक्स्ट में मूव करेंगे। सेकंड में 8 आ सकते हैं तो इसको फिल करके फिर नेक्स्ट शेल की तरफ मूव होंगे। ऐसे नहीं कि हमने फर्स्ट फिल किया ही नहीं और नेक्स्ट में मूव करके नेक्स्ट फिल किया ही नहीं, उससे पहले वाले में नेक्स्ट में मूव करेंगे। यानी जितने इलेक्ट्रॉन्स बिफोर फिलिंग द इनर सेल, जब तक इनर सेल फिल नहीं करेंगे वी कैन नॉट मूव टू द नेक्स्ट सेल। तो इस तरीके से नेक्स्ट सेल के अंदर तो ये आपके पेज नंबर 50 तक ये तीनों चीजें मैंने बताई थी। तो सेल्स आर फिल्ड इन ए स्टेप वाइज मैनर। सेल्स कैसे फिल है? स्टेप वाइज मैनर में फिल होंगे। पहले फर्स्ट स्टेप यानी के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, ऐसे मूव करेंगे। के से
एल को छोड़ के एम की तरफ मूव नहीं करेंगे। सबसे पहले के एल एम, ऐसे नहीं कि के से डायरेक्ट एम पे जंप मार जाएंगे, स्टेप वाइज मूव करना है। तो ये तीनों कंडीशन में साथ में ये भी याद रखना है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स उसमें मैक्सिमम आ सकते हैं। दूसरी चीज आउटर मोस्ट में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं रखने। तीसरी चीज स्टेप बाय स्टेप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। जब तक इनर वाले फिल नहीं होंगे आउटर में नेक्स्ट में हम मूव नहीं करेंगे। समझ आएगा सभी को? अब मैं एग्जांपल से ये पूरा करा देती हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं हम फर्स्ट शेल के अंदर आपको वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी दोनों आ जाएगा। सबसे पहले देखो बेटा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखो, फर्स्ट शेल में मैंने कितने इलेक्ट्रॉन्स रख दिए? 1। अब देखो हाइड्रोजन के बाद क्या होता है? हीलियम। हीलियम का है 2। तो फर्स्ट शेल में मैं 1 रख के ऐसे 1 रखूं क्या? नो। कैसे होगा? पहले सबसे पहले मैं फर्स्ट शेल कंप्लीट करूंगी। फर्स्ट में 2 आ सकते हैं तो मैं 2 कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट शेल में जाऊंगी। ऐसे नहीं कि फर्स्ट वाले में 1 रख दिए और नेक्स्ट में चले गए। ठीक है। अब देखो 2। थर्ड है लिथियम। लिथियम में देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 और फिर 1। लिथियम के बाद बेरिलियम है, तो बेरिलियम का 4 हो गया, तो 4 में देखो 2 ऐसे। बेरिलियम के बाद बोरॉन 5 हो गया, तो 5 में देखो 2 3। बोरॉन के बाद 6 क्या है? कार्बन। ठीक है। 7 क्या है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितना है? 8। ऐसे नेक्स्ट क्या है? फ्लोरीन। और नेक्स्ट क्या है? नियॉन। तो 8 9 10। तो यहाँ पे देखो कितना आएगा? यहाँ पे 2 4 2 5 ऐसे 2 6 2 और 2 8। अब देखो 11। सोडियम का कितना होता है स्टूडेंट्स? 11 एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखो, फर्स्ट के अंदर हमने 2, सेकेंड में 8, तो अब 8 फिल हो गया, तो हम थर्ड में। तो मतलब क्या बताया था उसने? देखो अभी सारी कंडीशन दिखा रही है यहाँ पे। आउटर मोस्ट में 8 से अबाउ नहीं होने चाहिए थे। 8 से अबाउ देखो ये आउटर मोस्ट था इसका, तो 8 से अबाउ नहीं रखी ना हमने। अब 9, अगर यहाँ पे 11 है तो मैं इसको अगर ऐसे लिखती 2 और 9, तो अभी 11 ही हो गए ना टोटल। लेकिन ये कंडीशन क्या हो गई? गलत, क्योंकि अगर ये आउटर मोस्ट है, क्योंकि 2 ही शेल है ना, के एल, तो एल शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 ही आ सकते हैं, तो इसलिए 9 ये रॉन्ग हो गया। लेकिन अगर इसमें आ भी सकते थे अगर ज्यादा बाय चांस, तो भी ये कंडीशन क्या हुई? लास्ट शेल में 8 से अबाउ नहीं होने चाहिए थे, ये कंडीशन गलत है। तो लास्ट शेल में कितने होने चाहिए? 1 से 8 के बीच में, 8 तक। अब देखो 12 मैग्नीशियम। एक बार देख लेती हूँ। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, 15 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, क्लोरीन, आर्गन। तो यहाँ पे देखो, और फिर पोटेशियम और कैल्शियम। तो यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 13 14 15 16 17 18। ये क्या लिख रही हूं मैं? एटॉमिक नंबर। यस, ये एटॉमिक नंबर। दीज आर द सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स के सिंबल है। सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखो इलेक्ट्रॉन्स की। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8 और थर्ड में 2। ऐसे 2 8 3 2 8 4 2 8 5 ऐसे 2 8 6 2 8 7 2 8 8। अब आ जाओ यहाँ पे। अब मैं नेक्स्ट वाला 2 8 1। वेरी गुड। 2
9 लिखती हूँ तो टोटल करो 19 का, 8 और 2 10 और 10 और 9 19। ठीक है, 19 का इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक कंडीशन मैंने फुलफिल कर दी। दूसरा था थर्ड शेल के अंदर एन के अंदर 2n स्क्वायर फॉर्मूला था ना बेटा, तो थर्ड शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 80। तो इसका अंदर मैंने 9 रख दिया, तो 18 है तो 9 तो आ गया। लेकिन थर्ड कंडीशन एक और भी थी, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होने चाहिए, तो वो कंडीशन यहाँ पे नहीं अब फुल हो रही, तो मुझे उसका भी ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं यहाँ पे 8 9 ना रख के मैं अब क्या करूंगी और डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगी। सो 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 1 19। समझ आ गया? और 2 8 2, सो 20 तक आपकी बुक में दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई आपकी बुक में, सॉरी 18 तक दे रखा है। अब हम पूछते हैं इसमें पूछूं, मुझे इसमें बताओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन के शेल? के 2, इसका आर्गन का बताओ 2, देन सॉरी क्लोरीन का बताओ, इसमें कितना फर्स्ट के शेल में 2, एम में 7। तो याद रखो दिस इज के एल एम। समझ आ गया? अगर मैंने कहा के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है और के के बाद एल के अंदर 4 है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए 4 और 2, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए 6। अब ये किसका एटॉमिक नंबर है 6? कार्बन। देखो 2 4 के और एल, इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने आ रहे हैं सभी यहां तक? इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने आ रहे हैं 2 शेल्स है, के शेल एल। यहाँ पे कितने शेल आए हैं के एल एम, 3 शेल्स आ गए। सबको ये समझ आ गया? अब आ जाओ